नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वदेश न्यूज का खास प्रोग्राम चुनावी विश्लेषण, जिसमें हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश की संभागवार विधानसभा सीटों के राजनीतिक समीकरणों की। मध्य प्रदेश में 230 विधानसभा सीटों पर 17 नवंबर को मतदान होना है। तमाम सियासी समीकरण साधने के लिए भाजपा, कांग्रेस के साथ ही अन्य सियासी दल जोर आजमाइश कर रहे हैं। तमाम दिग्गज भी जनता के बीच हैं और प्रदेश में सरकार बनाने की जद्दोजहद जारी है। इसी सियासी कवायद के बीच स्वदेश न्यूज संभागवार सीटों का चुनावी विश्लेषण कर रहा है। जानने की कोशिश कर रहा है कि किस दल के कौन सी विधानसभा सीटों पर क्या समीकरण बन रहे हैं। आज स्वदेश न्यूज में स्वदेश विश्लेषण में हम बात करेंगे विंध्य और बघेलखंड क्षेत्र के रीवा संभाग की। रीवा संभाग की बात करें तो अब 2 जिले बढ़ने के बाद रीवा संभाग में 6 जिले हो गए हैं। इससे पहले 4 रीवा, सतना, सीधी, सिंगरौली जिले थे। अब मऊगंज और मैहर 2 जिले और नए बन गए हैं, जिनकी मांग क्षेत्र में लंबे वक्त से चली आ रही थी। गठन के 67 साल बाद रीवा का विभाजन हुआ और मऊगंज जिले की मांग 4 दशक बाद पूरी हुई। रीवा जिले में 8 विधानसभा क्षेत्र थे, लेकिन मऊगंज जिला बनने के बाद मऊगंज, त्योथर, देवतालाब, मनगवा विधानसभा क्षेत्र अब मऊगंज में है, जबकि रीवा, गुड़, सिरमौर और सेमरिया विधानसभा क्षेत्र रीवा जिले में है। रीवा जिले की सीटें विंध्य के लिए अहम मानी जाती हैं। अभी यहां की सभी सीटों पर भाजपा का कब्जा है। आपको बता दें कि रीवा विधानसभा सीट प्रदेश की सबसे ज्यादा चर्चित सीटों में से एक है। खास बात यह है कि सीट पर 1998 के चुनाव के बाद से लेकर अब तक कांग्रेस को जीत हासिल नहीं हुई है। जनसंपर्क मंत्री राजेंद्र शुक्ल रीवा विधानसभा सीट पर बीजेपी की टिकट से 5वीं बार चुनावी मैदान में है। वो साल 2003 से लगातार इस सीट से चुनाव जीत रहे हैं। इसी तरह देवतालाब से गिरीश गौतम 4 बार से चुनाव जीत रहे हैं। ये सीट भाजपा का परंपरागत सीट मानी जाने लगी है। बात सतना जिले की करें तो जिले में 7 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें चित्रकूट, रैगांव, सतना, नागौद, मैहर, अमरपाटन और रामपुर बघेलान विधानसभा सीटें आती हैं। 1990 से लेकर अब तक 7 चुनाव में बीजेपी को 5 बार यहां से जीत मिली, जबकि 2 बार ये सीट कांग्रेस के खाते में गई। भाजपा ने सांसदों को जो टिकट दिए हैं, उनमें सतना से सांसद गणेश सिंह का नाम शामिल है। वर्तमान में यहां से कांग्रेस के सिद्धार्थ कुशवाहा विधायक हैं। 2018 में सिद्धार्थ कुशवाहा ने 3 बार के विधायक शंकर लाल तिवारी को हराया था। सतना सीट पर बसपा का भी वर्चस्व है, जो कांग्रेस और भाजपा के समीकरण बनाती और बिगाड़ती है। बात सीधी जिले की करें तो यहां से 4 विधानसभा सीटें आती हैं। चुरहट, सीधी, सिहावल और धौनी 4 विधानसभा सीटों की बात करें तो यहां भाजपा ने सीधी विधानसभा क्षेत्र से 2 बार की सांसद रीति पाठक को यहां से टिकट दिया है। पार्टी ने 4 बार के मौजूदा विधायक केदारनाथ शुक्ला की टिकट काट दी। शुक्ला को शायद कुछ महीने पहले सीधी में हुई शर्मनाक घटना पेशाब कांड का खामियाजा भुगतना पड़ा है। बात चुरहट की करें तो यहां चुरहट विधानसभा सीट कांग्रेस का मजबूत किला है, जिसे 2018 के विधानसभा चुनाव में भाजपा जीतने में कामयाब रही। चुरहट से 20 साल से कांग्रेस के नेता अजय सिंह ये चुनाव जीतते आ रहे थे, लेकिन 2018 में बाजी पलट गई। यहां से 40 वर्षों से कांग्रेस पार्टी के विधायक ही चुनाव जीतते आए हैं। इसकी वजह पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह है, जो इसी सीट से विधायक रहे थे, और अब उनके बेटे और पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह 20 वर्षों से चुरहट जीतते आए थे। बात नागौद की करें तो सतना जिले की एक अहम सीट है। नागौद सीट पर बीते 5 चुनावों में जनता का जो मिजाज देखने को मिला, वो बताता है कि यहाँ की जनता हर चुनाव में अपना विधायक बदल रही है और किसी भी विधायक को लगातार दूसरा कार्यकाल नहीं देती है। तो वहीं सिंगरौली की सीट पर दिलचस्प चुनावी मुकाबला बना हुआ है। सिंगरौली जिले में 3 विधानसभा सीट है और तीनों सीटों में बीजेपी का कब्जा है, जबकि कांग्रेस को आखिरी बार 30 साल पहले यहां पर जीत मिली थी। यहां 80 साल के नाना के सामने 27 साल की नातिन चुनावी मैदान में है। कांग्रेस ने यहां ज्यादा उम्र के उम्मीदवार वंशमणि प्रसाद वर्मा को चुनावी मैदान में उतारा है। वहीं समाजवादी पार्टी से वंशमणि की नातिन डॉक्टर सुषमा प्रजापति को मैदान में है। तो वहीं धर्मनगरी के नाम से मशहूर मैहर में चुनावी समीकरण बदलते नजर आ रहे हैं। वर्तमान में इस सीट पर बीजेपी विधायक नारायण त्रिपाठी है, लेकिन पार्टी ने इस बार उनका टिकट काट दिया है, जिसके बाद उनके सुर बागी हो गए हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने खुद भी एक नई पार्टी बना ली है और उसी से चुनावी मैदान में है। साथ ही भाजपा कांग्रेस के समीकरण बिगाड़ने के लिए उन्होंने अपनी पार्टी से 40 से ज्यादा प्रत्याशी भी
मैदान में उतार दिए हैं। तो लगातार जो हम आपको बता रहे, रीवा के 22 विधानसभा सीटों का समीकरण, यहां पर इस बार कांग्रेस की तरफ से, बीजेपी की तरफ से किन किन लोगों को मैदान में उतारा है वो भी हम आपको बता देते हैं। हालांकि देखना होगा यहां पर जिस तरह से 2 नए जिले बने, इसका असर क्या होगा, क्या इसका फायदा बीजेपी को होगा, क्योंकि मांग लंबे समय से चल रही थी और आखिरकार ये मांग इस बार पूरी हुई। और मुद्दे भी देखना पड़ेगा, मुद्दे भी कितने अहम हैं, क्योंकि दोनों पार्टियों की तरफ से जिस तरह के घोषणा की गई है और जनता के लिए कई बहुत सारे वादे किए गए, उसका असर कितना होगा ये देखने वाली बात होगी। चलिए, तो आपको बता दें कि कौन कौन से लोग किस किस के सामने हैं, कि कांग्रेस की तरफ से कौन उम्मीदवार खड़ा है, बीजेपी की तरफ से कौन उम्मीदवार खड़ा है। अहम सीट की बात करते हैं, हम चित्रकूट की बात करते हैं सबसे पहले। तो चित्रकूट में आप देख सकते हैं नीलांशु चतुर्वेदी है उम्मीदवार कांग्रेस की तरफ से और सुरेंद्र सिंह गहरवार हैं बीजेपी की तरफ से। तो रायगांव की बात करते हैं, यहां से कल्पना वर्मा है कांग्रेस की तरफ से उम्मीदवार और बीजेपी की तरफ से प्रतिमा बागरी। और अब बात करते हैं सतना की, तो सतना में है सिद्धार्थ कुशवाहा कांग्रेस की तरफ से, बीजेपी की तरफ से गणेश सिंह, दोनों एक साथ मैदान में है। और नागौद की बात करें तो डॉक्टर रश्मि सिंह पटेल हैं कांग्रेस की तरफ से उम्मीदवार और बीजेपी की तरफ से हैं नागिन सिंह मैदान में। कांग्रेस की तरफ से मैहर में धर्मेश घई को मौका दिया गया है, तो वहीं श्रीकांत चतुर्वेदी को उम्मीदवार बनाया गया है बीजेपी की तरफ से। राजेंद्र कुमार सिंह है कांग्रेस की तरफ से उम्मीदवार, बीजेपी की तरफ से हैं राम खिलावन पटेल अमरपाटन। तो रामपुर बघेलान की बात करें तो रामशंकर प्यासी को उम्मीदवार बनाया गया है कांग्रेस ने, तो वहीं विक्रम सिंह विक्की को उम्मीदवार बनाया है बीजेपी ने। सिरमौर की बात करते हैं, सिरमौर में है कांग्रेस की तरफ से उम्मीदवार, बीजेपी की तरफ से दिग्विजय सिंह। अभय मिश्रा कांग्रेस की तरफ से उम्मीदवार हैं, तो बीजेपी की तरफ से हैं केपी त्रिपाठी सेमरिया में। और रामशंकर सिंह पटेल को त्योथर में उतारा है कांग्रेस ने, तो बीजेपी की तरफ से हैं सिद्धार्थ तिवारी उम्मीदवार। बात करते हैं मऊगंज की, मऊगंज में है सुखेंद्र सिंह कांग्रेस की तरफ से और प्रदीप पटेल बीजेपी की तरफ से चुनावी मैदान में है। वहीं परेश गौतम को उतारा है कांग्रेस ने देवतालाब से और गिरीश गौतम है बीजेपी की तरफ से, जो वर्तमान विधायक भी हैं। मनगवा की बात करते हैं, बबीता साकेत को मैदान में उतारा है और नरेंद्र प्रजापति बीजेपी की तरफ से। राजेंद्र शर्मा कांग्रेस की तरफ से रीवा में और राजेंद्र शुक्ला बीजेपी की तरफ से मैदान में है और वर्तमान विधायक भी हैं। कपिध्वज सिंह कांग्रेस की तरफ से उम्मीदवार हैं गुड़ से और नागिन सिंह है बीजेपी की तरफ से मैदान में। अजय सिंह राहुल उम्मीदवार हैं कांग्रेस की तरफ से और बीजेपी की तरफ से हैं शरद तिवारी। और ज्ञान सिंह सीधी में कांग्रेस की तरफ से उम्मीदवार और रिति पाठक को इस बार, जो कि सांसद भी हैं लेकिन इस बार उनको विधायक के चुनाव लड़ा रही है बीजेपी। कमलेश्वर पटेल इस बार कांग्रेस की तरफ से सियांवल में मैदान में है, तो उनके सामने है बीजेपी की तरफ से विश्वामित्र पाठक। चित्रंगे की बात कर लें तो मणिक सिंह है कांग्रेस के उम्मीदवार, बीजेपी की तरफ से है श्रीमती राधा सिंह। सिंगरौली में रेणु शाह है उम्मीदवार कांग्रेस की तरफ से, बीजेपी की तरफ से हैं रामनिवास शाह। देवसर की बात करें, बसमणी प्रसाद हैं कांग्रेस की तरफ से उम्मीदवार और राजेंद्र मेश्राम है बीजेपी की तरफ से उम्मीदवार। धोनी अगर बात करें हम धोनी विधानसभा क्षेत्र की, श्रीमती कमलेश सिंह कांग्रेस की तरफ से और बीजेपी की तरफ से हैं कुंवर सिंह टेका। तो
यह हमने आपको बताया कि कौन कौन से विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस और बीजेपी की तरफ से कौन कौन से उम्मीदवार हैं जो कि इस बार मैदान में हैं। तो अगर हम सतना जिले की अगर बात कर लें तो सतना जिले में 7 विधानसभा सीटें, लेकिन यहां पर ज्यादातर बीजेपी का कब्जा है। तो अगर हम मऊगंज जिले की बात करें जहां पर 4 विधानसभा सीटें हैं, यहां पर भी बीजेपी का कब्जा है। इसी तरह से सिंगरौली में 3 विधानसभा सीटें, लेकिन तीनों की तीनों सीटें बीजेपी के कब्जे में हैं। चलिए इस पर और ज्यादा विश्लेषण के लिए चर्चा करने जो मेहमान हमारे साथ जुड़े, मैं उनका आप लोगों से तारुफ कराता हूं। हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार विष्णुकांत त्रिपाठी जी। विष्णु जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास चर्चा में। विष्णु जी, रीवा संभाग की अगर हम 22 विधानसभा सीटों की बात करें, मैं पहले एक ओवरऑल जानना चाहूंगा क्योंकि इसमें हम देखें ज्यादातर यहां पर बीजेपी का कब्जा दिखाई दे रहा है। इस बार वहां पर क्या माहौल दिखा रहा है, क्या दिखाई दे रहा है यहां पर? देखिए, इस बार जो बीजेपी का कब्जा रहा है, जैसे आपको रीवा संभाग में सतना जिले की 7 सीटें हैं, तो इस बार चूंकि सतना से अलग होकर के मैहर भी एक जिला बना है, रीवा से अलग होकर के मऊगंज जिला बना है, तो अब इंडिविजुअली अलग अलग जिले हो गए हैं, लेकिन फिर भी अभी चुनावी दृष्टिकोण से सतना में 7 सीटें ही मानी जा रही हैं, जिनमें से रैगांव और चित्रकूट दोनों कांग्रेस के कब्जे में रही हैं जी। मैहर सीट को लेकर के सब दिन अनिश्चितता की स्थिति रही है कि जीती तो वहां बीजेपी कैंडिडेट में थी, लेकिन वो बीजेपी में है या कांग्रेस में है, ये पूरे 5 साल कंफर्म नहीं हो पाया। अच्छा। वहां से नारायण त्रिपाठी थे और उनके तेवर कभी भी अपनी पार्टी के पक्ष में नजर नहीं आए। लेकिन इस बार जो स्थितियां हैं यहाँ सतना जिले की सभी सीटों में लगभग आप नागौद में, सतना में, चित्रकूट में और मैहर में, इन 4 सीटों पर तो एक तरीके से कहा जाए तो बागी भी मैदान में हैं। और इस बार जो बागी चेहरे हैं वो या तो कांग्रेस से टूट करके गए हुए हैं या बीजेपी से ही टूट करके गए हैं, वो बीएसपी से लड़ रहे हैं। बीएसपी का कोई इंडिविजुअल, कोई अपना कोई कैडर वाला प्रत्याशी नहीं आया है, वो कांग्रेस भाजपा से टूट करके आए हैं और वो बड़ी चोट देने की स्थिति में है अपने अपने संबंधित दलों को। तो जो मुकाबला है यहाँ पर वो कई जगहों पर, जैसे रैगांव है, रैगांव में अभी की स्थिति में कांग्रेस को बीएसपी ने पीछे छोड़ रखा है, जबकि कांग्रेस वहां पर एमएलए रही है, कांग्रेस की कल्पना वर्मा, और वो चुनाव लड़ रही हैं, लेकिन वो अभी की स्थिति में बीएसपी से पीछे हैं। हाँ। इसी तरीके से आपको इसकी क्या वजह आप देख पा रहे हैं अगर बीएसपी से अगर पीछे बता रहे हैं? क्योंकि जिस तरह से दावा किया जा रहा है कांग्रेस नेताओं की तरफ से कि इस बार हम पूर्ण बहुमत के साथ आ रहे हैं, लेकिन अगर बीएसपी पार्टी के पीछे है वहां से, तो इसकी क्या वजह सामने आ रही है, क्या दिखाई दे रहा है आपको? उसकी वजह आपको मैं बता दूं कि ये इसका कनेक्शन नागौद सीट से भी है। नागौद में कांग्रेस से विधायक 2013 में रहे हैं यादवेंद्र सिंह। यादवेंद्र सिंह का टिकट कांग्रेस ने काट दिया। यादवेंद्र सिंह का टिकट काटने के कारण वे नाराज हुए और उन्होंने बीएसपी ज्वाइन कर ली। बीएसपी ने उन्हें अपना कैंडिडेट भी बना दिया। नागौद जो क्षेत्र है वो रैगांव से जुड़ा हुआ है और स्वयं यादवेंद्र सिंह स्वयं भी रैगांव क्षेत्र के रहने वाले हैं। उनका जो प्रभाव है वो रैगांव क्षेत्र के गांवों में भी है और नागौद क्षेत्र के गांवों में भी है। उनके बीएसपी में चले जाने से रैगांव में भी बीएसपी की स्थिति मजबूत हो गई है। जो सपोर्ट कांग्रेस के कैंडिडेट होने के नाते कल्पना वर्मा को मिलना चाहिए था, वो अब चूंकि अभी स्थिति कुछ ऐसी हुई थी, जब यादवेंद्र सिंह ने बीएसपी ज्वाइन की थी तो कांग्रेस नागौद में कांग्रेस संगठन विहीन हो गई थी। उसके बूथ अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष, सारे इन लोगों ने इस्तीफे दे दिए थे, तो वहां संगठन विहीन हो गई थी। नागौद का असर रैगांव पर भी है जी। रैगांव में देवराज अहिरवार बीएसपी से कैंडिडेट हैं जी, और इन दोनों की जुगलबंदी यादवेंद्र और देवराज की कांग्रेस को रैगांव में भी नुकसान पहुंचा रही है और नागौद में भी नुकसान। बिल्कुल बिल्कुल विष्णु जी, मैं आपके साथ कंटिन्यू करूंगा, थोड़ा आपको रोकना चाहूंगा। एक दूसरे हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़ गए, उनको भी हम शामिल कर लेते हैं इस चर्चा में। देवेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़े। देवेश जी, आपको बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास चर्चा में। देवेश जी, आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? देवेश जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? चल, लगता है उनकी हमारी आवाज नहीं आ रही है। विष्णु जी,
अगर हम मेहर की बात करें, यहाँ से नारायण जो त्रिपाठी हैं, भले जैसे आपने कहा बीजेपी में थे लेकिन नहीं समझ में आता थे बीजेपी में थे कांग्रेस में थे, हालांकि बीजेपी ने इस बार उनको टिकट नहीं दिया और खुद उन्होंने अपनी पार्टी बना ली। तकरीबन 40 उम्मीदवार भी मैदान में उतारे हैं। तो क्या कुछ खतरा दिखाई दे रहा है? क्या किस तरह से इनकी पार्टी यहाँ पर मजबूत स्थिति में है? अगर नुकसान होगा तो किसको होगा, बीजेपी को या कांग्रेस को? विष्णु जी। और उसका रजिस्ट्रेशन उन्होंने पहले ही करवा लिया था, बीजेपी ने उसके बाद उनका टिकट काटा। तब तक ये संभावनाएं जताई जा रही थी कि नारायण त्रिपाठी कांग्रेस के कैंडिडेट हो सकते हैं। कांग्रेस के साथ उनकी निकटता, कमलनाथ के साथ उनकी निकटता की भी चर्चाएं खूब रही हैं और ये माना जाता रहा कि कांग्रेस से भी वो कैंडिडेट हो सकते हैं जी। लेकिन ऐन वक्त पर कांग्रेस ने उनको टिकट नहीं दिया, जिसके बाद उन्होंने अपनी विंध्य जनता पार्टी से कैंडिडेट उतारे और खुद भी वे मैहर सीट पर उन्होंने अपना पर्चा दाखिल कर दिया। नारायण के पर्चा दाखिल करने के पहले उनके बेटे जो मैहर जनपद के उपाध्यक्ष हैं, उन्होंने विंध्य जनता पार्टी से मैहर के अभ्यर्थी के तौर पर अपना नामांकन दाखिल किया था। आखिरी तारीख को नारायण त्रिपाठी मैदान में आए और उन्होंने अपना पर्चा दाखिल किया और अब वो चुनाव प्रचार कर रहे हैं। तो वहां जो स्थिति है, वहां की स्थिति ये है कि नारायण त्रिपाठी 4 बार अलग अलग दलों से विधायक रह चुके हैं और उनके बारे में ये माना जाता है कि नारायण त्रिपाठी तो किसी दल के मोहताज नहीं है। वो उनका अपना उनकी अपनी टीम है, उनकी अपना वोट है, तो वो अपनी पॉलिटिक्स उस पर करते हैं। इनके चुनाव में उतरने से देखिए, आपको मैं बताऊं कि मैहर सीट पर तो बीजेपी का मुकाबला बहुत हद तक संभावना है कि नारायण त्रिपाठी की पार्टी विंध्य जनता पार्टी से ही होगा और कांग्रेस वहां पर अभी की स्थिति में चौथी पोजीशन पर फिसलती समझ में आ रही। तीसरे नंबर पर बीएसपी है अभी वहां। जिस तरीके से वहां का माहौल बना हुआ है, वो अभी स्थिति ये है। एक बात, नारायण त्रिपाठी ने जो नंबर 1 में किसको देना आप नारायण त्रिपाठी की पार्टी को या बीजेपी को? जी, नंबर 1 में किसको रख रहे हैं आप अभी, नारायण त्रिपाठी की पार्टी या बीजेपी को? नहीं, अभी बीजेपी और बीजेपी का ही मुकाबला है। अभी तो बीजेपी ही वहां पर, चूंकि उसके पास अपना संगठन है, उसके अपनी प्रैक्टिस है, अपनी स्ट्रेटजी पर वो काम करती है, तो वो अभी तो नंबर 1 नंबर 2 में बीजेपी ही है। क्योंकि नारायण की पार्टी नई पार्टी है, नारायण चेहरा पुराना है लेकिन पार्टी नई है, तो इस कारण से अभी उनको नंबर 1 तो नहीं कहा जा सकता। लेकिन वो दूसरे समीकरण बिगाड़ रहे हैं। दूसरी चीज ये भी है कि नारायण की पार्टी ने जहां कैंडिडेट्स उतारे हैं, वहां पर जो भी नुकसान वो करने की स्थिति में होंगे, वो बहुत हद तक बीजेपी का ही नुकसान करने की स्थिति में होंगे। नारायण त्रिपाठी ने रैगांव सीट पर अपना एक कैंडिडेट चेंज किया लास्ट डे। नारायण त्रिपाठी ने पहले वहां एक जिला पंचायत सदस्य आरती वर्मा, उनको कैंडिडेट बनाया था। आरती वर्मा भी उसी कम्युनिटी से आती हैं जिससे कांग्रेस कैंडिडेट कल्पना वर्मा थी जी। तो उस समय ये संभावनाएं थी कि कल्पना वर्मा और आरती वर्मा अगर दोनों मैदान में होंगी तो एक ही कम्युनिटी के वोटों को डिवाइड करेंगी वो। लेकिन बाद में नारायण ने आरती वर्मा के टिकट की जगह रानी बागरी को टिकट दिया, जो बीजेपी की बागी है और जिला पंचायत तो बिल्कुल तो यहाँ पर जिस तरह से आप कह रहे हैं कि नारायण त्रिपाठी बीजेपी का खेल बिगाड़ते हुए दिखा दे रहे हैं, ठीक है, मैं थोड़ा सा रोकना चाहूंगा सर आपके। इस वक्त हमारे साथ देवेश शर्मा जी भी जुड़ गए, इनको भी हम चर्चा में शामिल कर लेते, कंटिन्यू करते हैं हम लोग सारी चर्चा। देवेश शर्मा जी, आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? देवेश जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? देवेश जी, सुन पा रहे हैं आप मुझे? चलिए, लगता है कि हमारा संपर्क उनसे नहीं हो पा रहा है। हम दोबारा कंटिन्यू करते हैं। विष्णु जी, दोबारा आपके साथ हम कंटिन्यू कर रहे हैं जी। जिस तरह से अगर हम देखें, खासकर अगर हम नागौद सीट की बात करें, क्योंकि जैसे आपने बताया कि मैहर तो यहाँ पर मुकाबला बड़ा इंटरेस्टिंग चल रहा है और नारायण त्रिपाठी ने जहां जहां अपने उम्मीदवार उतारे अपनी पार्टी के जरिए, वो कहीं ना कहीं बीजेपी को नुकसान पहुंचाने वाला है। लेकिन नागौद अगर सीट जी, नागौद सीट पर भी मैं आपको बता दूं, नागौद सीट पर भी नारायण त्रिपाठी ने अपनी पार्टी से एक सूरज सिंह ने उनको टिकट दिया है। सूरज सिंह बीजेपी के मंडल अध्यक्ष रह चुके हैं वहां युवा मोर्चा के, और उनको टिकट दिया है नारायण ने जी। लेकिन यहाँ पर नागौद सीट पर अक्सर ऐसा देखा जाता है कि हर बार यहाँ से विधायक चेंज होते हैं, हर बार यहाँ से दूसरी पार्टियां जो सामने विपक्ष में पार्टी रहती है वो जीतकर सामने आती है। नहीं, ऐसा नहीं है। जैसे 2013 में यादवेंद्र सिंह चुनाव जीते, लेकिन वहां पर पार्टी ने नागेंद्र सिंह की बजाय गगनेंद्र प्रताप सिंह को टिकट दिया। आपको बताऊं कि नागौद सीट एक ऐसी सीट है जहां अभी तक सिर्फ और सिर्फ जो जीतते आए हैं वो क्षत्रिय ही जीतते आए हैं।
वो क्षत्रियों की ही सीट मानी जाती है और वहां क्षत्रिय जीतते आए हैं। कांग्रेस भी अपने कैंडिडेट उसी से तय करती थी। इस बार कांग्रेस ने ओबीसी कार्ड खेला है वहां और रश्मि पटेल को वहां पर चुनाव मैदान में उतारा है, ओबीसी चेहरे को। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। तो बिल्कुल विष्णु जी, हम दोबारा आपसे फिर हम संपर्क साधेंगे। आप बने रहिए चर्चा में कि हम ये भी जानें कि वहां से मुद्दे क्या क्या है। लेकिन थोड़ा सा मैं रीवा का रुख करना चाहूंगा। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार राजन गहरवार जी भी जुड़ गए। राजन जी, रीवा, अगर हम बात करें रीवा जिले की, तो रीवा जिले में अभी वहां पर कैसी स्थिति दिख रही है? 4 विधानसभा क्षेत्र है वहां पर अभी कौन इस वक्त मजबूत दिखाई दे रहा है, बीजेपी या कांग्रेस है? नहीं, अगर हम पिछले चुनाव की बात करें 2018 का विधानसभा चुनाव, तो 8 सीट पे क्लीन स्वीप किया था बीजेपी ने। तो बट नेचुरल है कि थोड़ी सी उसकी अपर हैंड एज तो रहेगी ही रहेगी। हाँ। दूसरी बात, लेकिन भाजपा जो है वो इस बात से तो दबाव में है कि जो एंटी-इनकम्बेंसी का इशू है और बाकी जो मामले हैं उससे थोड़ा सा उसको प्रेशर तो है। और उसकी वजह ही है कि उसने 2 विधायकों के टिकट काटे हैं, तो यहाँ पे मनगवा में और त्योथर में, जबकि 8 सीट उसके पास थी। तो थोड़ा सा इस बार कांग्रेस ने अपनी और बेहतर चीजें करने की कोशिश की है, तो मुकाबला तो काफी अच्छा, लेकिन बगावत और बाकी चीजें इतनी ज्यादा हो चुकी है वहां पे, जो बसपा इससे पहले तक अभी पिछले अगर हम 2-3 चुनाव का देखें 2008 के बाद से, तो डिक्लाइन था, वो चाहे सपा हो चाहे बसपा हो, मतलब थर्ड फोर्स जिसको हम कहते हैं जी। बट थोड़ा सा उसने किया है वहां पे प्रत्याशी को चयन को लेकर। वो अंतर्विरोध भी जो है प्रत्याशियों के बीच, मतलब जो पार्टियों के भीतर का जो अंतर्विरोध है, उसने भी थोड़ी सी मुश्किलें की। जैसे हम देवतला विधानसभा को देखें तो वहां पे चतुष्कोणीय मुकाबला है जैसी स्थिति बन गई है। ऐसा आमतौर पे बहुत ही कम आजकल की राजनीति में हुआ है। आमने सामने फाइट होती है, 2 कैंडिडेट बड़े मजबूत होते हैं, लेकिन वहां पे 4 लोग हो चुके हैं। तो इस तरह से बाकी सीटों पे भी अगर हम 2-3 सीटों को छोड़ दे तो बाकी सभी जगह त्रिकोणीय मुकाबला है। अगर हम त्योंतर की बात करें, सिरमौर की बात करें, हम मनगावा 1 सीट है और वो मऊगन सीट है और सिमरिया की है, रीवा की है, जहाँ सीधा फाइट है जी। पर बाकी जगहों पे त्रिकोणीय मुकाबला और इस तरह की, तो थोड़ा सा उस पे। लेकिन अभी जो 2 नए जिले बने, इसका असर रीवा में कैसे दिखाई दे रहा है? पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? नहीं, बहुत ज्यादा तो कोई इम्पैक्टफुल नहीं है, क्योंकि मऊगंज को लेकर बहुत लंबे समय से बात चल रही थी। एडिशनल एसपी बैठा दिया, अपर कलेक्टर बैठा दिया, वो प्रशासनिक जो हेड है वो काम तो कर ही रहा था मऊगंज को लिहाज से, तो कोई बहुत बड़े नहीं है, थोड़ा सा चेंज आया। लेकिन मजे की बात यह है कि उसमें दोनों पार्टियां अपना दावा कर रही हैं कि वहां पे जो प्रत्याशी हैं सुखेंद्र सिंह कांग्रेस की, वो रैली किया था उन्होंने, और उसका दावा क्लेम करते हैं वो। प्रदीप पटेल का नेचुरल क्लेम है, क्योंकि वो विधायक रहते हैं, उनका एक अनाउंसमेंट हुआ और वो लॉन्च हो गया, तो उनका नेचुरल दावा है। तो बहुत ज्यादा कोई वो वोट में कोई पार्टी कन्वर्ट कर लेगी, उसको बहुत ज्यादा इशू नहीं है इसके लिए। बिल्कुल राजन जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे जुड़ने के लिए और इस तमाम डिटेल में एनालिसिस बताने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका राजन जी। तो यहाँ पर जिस तरह से हम लगातार एक एक सीटों का हम विश्लेषण कर रहे हैं, पहले यहाँ पर 4 जिले हुआ करते थे रीवा संभाग में, लेकिन अब 2 जिले और बढ़ गए। इसका असर कितना होगा और इसका फायदा कितना होगा? चलिए, हमारे साथ लगातार वरिष्ठ पत्रकार जुड़ते जा रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं शशिकांत कुशवाहा जी। शशिकांत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास चर्चा में। शशिकांत जी, आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? शशिकांत जी, आप मुझे सुन सकते हैं? बिल्कुल सुन सकता हूं आपको जी, बिल्कुल। और मनोज पांडे जी भी हमारे साथ है। मनोज जी, आपके बहुत बहुत स्वागत है। शशिकांत जी, जिस तरह से अगर हम सिंगरौली की बात करें, तो सिंगरौली में विधानसभा सीटों पर पूरे में बीजेपी का कब्जा है। अभी क्या स्थिति दिख रही है? क्या कुछ यहाँ पर पलटवार होगा, या फिर से जो 3 सीटें यहाँ पर सिंगरौली में फिर से बीजेपी के कब्जे में जाने वाली है, या यहाँ पर कांग्रेस मजबूत स्थिति में? और जो कैंडिडेट्स हैं, वो कैंडिडेट्स किस तरह से यहाँ पर एक बार कुछ जादू दिखा सकते हैं, क्या कुछ बदलाव कर सकते हैं, या फिर दोनों जो कैंडिडेट्स हैं बीजेपी कांग्रेस की तरफ से, क्या कुछ गुणा भाग चल रहा है, क्या कुछ सियासी समीकरण है? बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा कि सिंगरौली जिला एक तरह से कहा जाए तो भाजपा का गढ़ रहा था, परंतु इस बार सिंगरौली विधानसभा की तीनों सीटों में जिस तरह से पार्टी ने अपने प्रत्याशियों के नाम बदल दिए, जीते हुए प्रत्याशियों को हटा के नए प्रत्याशियों को मैदान में उतारा है, कहीं ना कहीं इस पर जो है काफी कुछ पार्टी को देखना पड़ेगा। और फिलहाल अगर मैं बात करूं कुछ सीटों की, तो कुछ सीटों की जो जनता की तरफ से रुझान आने शुरू हुए हैं,
तो कुछ में कांग्रेस की जीत पक्की मानी जा रही है। वही हम अगर सिंगरौली जिले की सबसे प्रमुख सीट सिंगरौली विधानसभा की बात करें तो यहाँ पर से लगातार 3 पंचवर्षीय विधायक रहे रामलल्लू वेस्ट जी की टिकट कट जाने के बाद से एक तरफ जहां कार्यकर्ताओं में काफी नाराजगी पार्टी को झेलनी पड़ी थी, वहीं नए प्रत्याशी को टिकट देने के बाद से माहौल जो है वो बीजेपी के विपरीत जा रहा है। मुद्दों की अगर बात करें यहाँ पर, क्या मुद्दे हैं जो यहाँ पर जनता के बीच में शामिल है, और जनता क्या क्या मुद्दे देखकर यहाँ पर वोट डालने जा रही है, या फिर जिस तरह से पार्टियों ने अपने घोषणा पत्र में बड़ी बड़ी घोषणाएं की है वो उनको आकर्षित कर रहे हैं? दरअसल अगर मैं सिंगरौली की बात करूं तो सिंगरौली का जो मुद्दा रहा है वो बेरोजगारी, विस्थापन, भ्रष्टाचार एवं अन्य कई मुद्दों पर रहा है। और ये मुद्दे आज के नहीं काफी पुराने रहे हैं। तो लंबे अरसे से भाजपा के विधायकों की द्वारा ये सीट हमेशा उनके कब्जे में रही है। और रही बात तो जनता की जो इच्छा थी उस पर खरा ना उतर पाना, कहीं ना कहीं यहाँ पर महंगा पड़ेगा जो विधायक रहे हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। शशिकांत जी, मैं कुछ और सवाल आपसे जरूर करूंगा, लेकिन हमारे साथ मनोज पांडे जी बनने में थोड़ा हम सीधी की तरफ भी रुख कर लेते हैं। मनोज पांडे जी, सीधी में अभी क्या माहौल दिखाई दे रहा है यहाँ पर? भागीरथी जी, सीधी में इस समय बड़ी अजीबोगरीब स्थिति है। इस बार यहाँ पे पिछली बार की बात करें तो यहाँ पे 3 सीटों में भाजपा थी, 1 में कांग्रेस थी। कांग्रेस के दिग्गज नेता अजय सिंह राहुल चुरहट विधानसभा से पिछली बार चुनाव हार गए थे। हाँ। उसके बाद लोकसभा से भी वो मैदान में उनको उतारा गया, लेकिन वहां भी उनको निराशा मिली थी। जी। इस बार जो भाजपा की सीट रही है, सीधी विधानसभा सीट, यहाँ पे भाजपा के लगातार विधायक, 3 बार के लगातार विधायक, उनका टिकट इस बार भाजपा ने काट दिया है। और सांसद 2 बार की लगातार सांसद रेती पाठक जी को उतारा है। इनके सामने कांग्रेस ने नया पत्ता खोला है और कांग्रेस के जिलाध्यक्ष ज्ञान सिंह जी को यहाँ पे उतारा है मैदान पे। तो सीधी की सीट बड़ी दिलचस्प है। सीधी विधानसभा की सीट और चुरहट विधानसभा की सीट मुख्य रूप से यहाँ दिलचस्प है, क्योंकि चुरहट विधानसभा की बात करें तो वहां पे भाजपा के बागी रहे पूर्व सांसद गोविंद मिश्रा जी के बेटे अनिंद मिश्रा राजन, वो इस बार आम आदमी पार्टी से हैं। क्योंकि जमीनी नेता हैं, इसलिए उनकी मतदाताओं के बीच अच्छी पकड़ है। उनके सामने सत्येंदु तिवारी जी हैं भाजपा से, जो प्रदेश महामंत्री हैं भाजपा के, और पिछली बार उन्होंने अजय सिंह राहुल जी को हराया था जी। और कांग्रेस के प्रदेश में माने जाने वाले दिग्गज नेता अजय सिंह राहुल हैं। तो वहां पे एक तरह से अभी फिलहाल स्थिति जो है वो त्रिकोणीय बन रही है। सीधी में तो आप कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी अच्छा खासा असर डाल सकती है यहाँ पर? बिल्कुल बिल्कुल। वहां पे अनिंद मिश्रा राजन है जो पूर्व सांसद के पुत्र हैं, तो इनका एक अच्छा खासा असर माना जाता है मतदाताओं के बीच पे जी। ठीक है। और सीधी विधानसभा की बात करें तो हाँ, सीधी विधानसभा में भाजपा और कांग्रेस दोनों तरफ से भाजपा ने यहाँ पर सांसद, जो अभी सांसद उनको उतारा, रीति पाठक को, विधायक का चुनाव लड़ रही है वो, तो क्या इसका असर वहां पर आसपास के क्षेत्र में भी दिखाई दे रहा है? किस तरह की चर्चा है वहां पर लोगों के बीच में कि एक सांसद विधायक के चुनाव लड़ रही है? बिल्कुल, निश्चित रूप से सांसद को उतारा है तो इसका असर आसपास की भी सीटों में नजर आ रहा है, लेकिन मुख्य रूप से केंद्र बिंदु सीधी विधानसभा ही बनी हुई है। यहाँ के स्थानीय नेताओं में जो दावेदार थे उनमें नाराजगी भी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो पूर्व विधायक केदारनाथ शुक्ल जी हैं वो निर्दलीय मैदान में उतर आए हैं। वो लगातार 3 बार के विधायक रहे हैं, इसलिए के साथ पार्टी कार्यकर्ता पदाधिकारी भी जुड़े हुए हैं। अभी हाल फिलहाल में पार्टी ने उनका निष्कासन भी कर दिया है। तो और कांग्रेस और भाजपा दोनों के ये पहली बार विधानसभा चुनाव मैदान में है। सांसद जी भी पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ रही हैं और कांग्रेस के जिलाध्यक्ष ज्ञान सिंह जी भी पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं। तो इनके लिए एक नया अनुभव है विधानसभा चुनाव का। बिल्कुल बिल्कुल। मनोज जी, कुछ और हम यहाँ पर तर्क करेंगे, विश्लेषण करेंगे। हमारे साथ एक और वरिष्ठ पत्रकार मैहर से देवेश शर्मा जी जुड़े हुए हैं, उनसे भी हम थोड़े से कुछ जानकारी लेते हैं। देवेश शर्मा जी, आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? देवेश जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? आपको सुन पा रहा हूं जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देवेश जी, मैहर देखें तो इस बार नया जिला बना हुआ है, और मैं तो बोलूंगा कि यहाँ पर नया जिला बनने के बाद एक तरह से वहां के लोगों के लिए
आखिर मैहर जिला, क्योंकि बहुत लंबे समय से मांग चल रही थी मैहर जिला बनने को लेकर, अब आखिरकार मैहर जिला बन गया है। अब विधानसभा चुनाव होने वाले, इसका असर कैसा दिखाई दे रहा है वहां के लोगों में? इसका क्रेडिट किसको वो देना चाह रहे हैं, भाजपा को या कांग्रेस को? और जो कैंडिडेट वहां पर खड़े हैं वो कैंडिडेट किस तरह से मजबूत स्थिति में है दोनों पार्टियों की तरफ से? देखिए, जहां तक जिला बनने की बात है तो सरकारें कोई चाहे कांग्रेस श्रेय ले या भारतीय जनता पार्टी श्रेय ले, पर जो लोकल स्तर पे माहौल है वो नारायण त्रिपाठी जी के पक्ष में है। जनता यही कहती है कि जिला तो बना मैहर, लेकिन नारायण त्रिपाठी के संघर्ष। जी देवी जी, आपको मेरी आवाज आ रही है कि आपकी आवाज कट गई है? जी, लगता है कि हमारा संपर्क उनसे टूट गया। हम लगातार कोशिश कर रहे थे, बड़े मुश्किल से जुड़े थे देवेश शर्मा जी, लेकिन लगता है कुछ शायद थोड़ा सा नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से फिर से हमारे साथ वो नहीं जुड़ पाए। मनोज पांडे जी और शशिकांत कुशवाहा जी हमारे साथ लगातार बने। शशिकांत जी, सिंगरौली में अगर बात करें, क्योंकि आम आदमी पार्टी पूरे प्रदेश में लड़ रही है, क्या सिंगरौली में आम आदमी पार्टी का असर दिखाई दे रहा है? बिल्कुल, अगर आम आदमी पार्टी की बात करें तो कहीं ना कहीं सिंगरौली नहीं, मध्य प्रदेश की राजनीति में एक नई पार्टी की जिस तरह से एंट्री हुई है, और खासकर आम आदमी पार्टी की महापौर सीट सिंगरौली से ही निकल कर आई थी। अब जो मेयर हैं वही विधानसभा चुनाव भी लड़ रही हैं। अभी विगत कुछ दिन पूर्व जो है दिल्ली के मुख्यमंत्री और पंजाब के मुख्यमंत्री यहाँ पर आए, उन्होंने रोड शो किया। तो इस बार के चुनाव में कहीं ना कहीं इस पार्टी का भी असर स्पष्ट तौर पर देखने को मिल रहा है। और यहाँ टक्कर की बात करें तो चतुष्कोणीय मुकाबले में आम आदमी पार्टी भी अपने आप को महसूस कर रही है, और जनता भी इस बार के चुनाव में ये काफी आशंकित है कि आखिर पक्ष किसका मजबूत रहेगा, कौन सत्ता में आएगा। बिल्कुल बिल्कुल। मनोज पांडे जी, सीधी में अगर हम बात करें, देखिए क्योंकि जब भी टिकट मिलता है तो बहुत सारी नाराजगी देखने को भी मिलती है, और यहाँ पर सीधी में भी कई लोग नाराज थे, तो क्या अब नाराजगी पूरी तरह से खत्म हो चुकी है? जो रूठे थे उनको मना लिया गया है, और अब भीतरघात की संभावना, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, अब वो खत्म हो चुकी है दोनों पार्टी के लिए? या फिर अभी भी कुछ नेता ऐसे हैं जो चुनावी मैदान में कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचा सकते हैं और भीतरी घात कर सकते हैं दोनों पार्टियों को? बिल्कुल, निश्चित रूप से भागीरथी जी, आपको बता दें कि सीधी में भीतरघात की पूरी संभावना यहाँ पे बन रही है। पार्टी द्वारा टिकट न मिलने से नाराज दोनों ही दलों से बगावत की पूरी उम्मीद नजर आ रही है। पार्टी के दबाव में कुछ नेता अब प्रचार प्रसार में तो उतर रहे हैं, लेकिन उनसे भीतरघात की पूरी संभावना है। हालांकि अब कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस से पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष देवेंद्र सिंह मुन्नू ने पार्टी से इस्तीफा दिया और वो भाजपा में शामिल हो गए हैं। ठीक इसी तरह भाजपा में तो केदारनाथ शुक्ला जी बिल्कुल निर्दलीय चुनाव मैदान में हैं, तो उनके साथ उनके जो भाजपा के पदाधिकारी हैं वो उनमें भीतरघात की काफी संभावनाएं, वो भले ही पार्टी के प्रत्याशी के पक्ष में जा रहे हैं, लेकिन उनसे ये इस तरह की बातें आ रही हैं, सामने आ रही हैं कि वो बगावत करेंगे, दल से बगावत करेंगे, वो चेहरा दिखाने के लिए जा रहे हैं, और वो इसकी ये भांप रहे हैं, प्रत्याशी भी इस चीज को भांप रहे हैं, और इसको लेकर वो अलग से अपनी रणनीति तैयार कर रहे हैं कि इस बगावत से वो कैसे उबर पाएंगे जी। तो बगावत की स्थिति दोनों जगह है। कांग्रेस के पूर्व प्रत्याशी कमलेश्वर द्विवेदी जी रहे हैं, 2 बार वो प्रत्याशी रहे हैं, वो अभी तक मैदान में उतरे नहीं है प्रचार में। वो अपना मतलब स्वास्थ्य खराब होने का हवाला दे रहे हैं कि स्वास्थ्य खराब होने के कारण में नहीं आ रहा हूं, लेकिन इन सबकी नाराजगी स्पष्ट रूप से नजर आ रही है। बिल्कुल, दोनों ही दलों की पूरी संभावनाएं विधानसभा सीट में खासकर देखी जा रही है। और बिल्कुल अक्सर देखा जाता है कि बहुत सारी सीटें इसलिए चले जाती हैं क्योंकि जो पार्टी वो अपने अपनों को नहीं मना पाती और कहीं ना कहीं उनसे नुकसान होता है और पार्टी वहां पर हार का सामना करती है। शशिकांत कुशवाहा जी, सिंगरौली में क्या रूठों को मना लिया गया दोनों पार्टी की तरफ से, या फिर कौन सी पार्टी ज्यादा कामयाब हो सकी है रूठों को मनाने में? दरअसल अगर मैं बात करूं सिंगरौली में वर्तमान प्रत्याशियों की, तो अधिकतर जो प्रत्याशी हैं कहीं ना कहीं वो भाजपा के ही नेता रह चुके हैं, और भाजपा से अलग होने के बाद कोई आम आदमी पार्टी में गया तो कोई बसपा के साथ में गया, तो मतलब इस तरह से जो अभी वर्तमान प्रत्याशी हैं वो कभी भाजपा में थे। जी शशिकांत जी, थोड़ा सा आपका भी लगता है यहाँ पे नेटवर्क थोड़ा सा इशू हो रहा है। हमारे साथ देवेश शर्मा जी एक बार फिर से जुड़ रहे हैं। जी कंटिन्यू कीजिए अपनी बात। हाँ जी।
तो यहाँ पर जो भी अभी आ रहा है, खासकर अगर हम बात करें भितरघात की, तो भितरघात के भी लक्षण स्पष्ट तौर पर नजर आ रहे हैं। और वर्तमान प्रत्याशी को जिस तरह से पार्टी ने टिकट दिया है, तो उनके लिए काफी मुश्किलें यहाँ पर जो पूर्व के प्रत्याशी रहे हैं, पूर्व के विधायक रहे हैं, और जो वर्तमान के प्रत्याशी हैं, वो कहीं ना कहीं उनके लिए मुसीबत पैदा कर रहे हैं। तो आगामी चुनाव जो है, ये नहीं कहा जा सकता कि ये भाजपा के पक्ष में है या कांग्रेस के पक्ष में है। इस बार का जो चुनाव है वो सिंगरौली के लिए कुछ अलग ही परिणाम देने वाला है। बिल्कुल, और दोनों पार्टी की तरफ से कोशिश की जा रही है कि जो रूठे उनको मना लिया जाए। देवेश शर्मा जी, मेहर में जैसे आप उस वक्त बता रहे थे, उस वक्त थोड़ा सा नेटवर्क प्रॉब्लम हो गया था वहां पर, कि जो नारायण त्रिपाठी जी हैं कहीं ना कहीं वो एक बहुत मजबूत स्थिति में दिखाई दे रहे हैं, लेकिन क्या सिर्फ मेहर में या फिर आसपास जो क्षेत्र है वहां पर भी इसका असर दिखाई देगा? और 40 जगह इन्होंने अपनी जो पार्टी बनाई, नई पार्टी, उसके उम्मीदवार उतारे हैं, इसका असर कहाँ कहाँ हो सकता है और कौन सी पार्टियों को ज्यादा नुकसान हो सकता है? देखिए, असर की जहां तक बात की जाए तो लगभग 32 सीटों में विंध्य जनता पार्टी चुनाव लड़ रही है और नारायण त्रिपाठी ने चुनाव लड़ाया हुआ है। और असर की जहां तक बात करें तो मैं एक बात दावे के साथ आपको कह सकता हूं कि विंध्य जनता पार्टी भले ही एक भी सीट न जीत पाए, लेकिन भारत जो स्थितियां निर्मित हैं, उन स्थितियों में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को डैमेज करने, उनको नुकसान करने का सीधा सीधा प्रयास उनका है। और उसका वो चीजें सामने भी दिख रही हैं, वो चीजें सामने भी दिख रही हैं कि इसका अगर किसी को नुकसान हो रहा है तो भारतीय जनता पार्टी को होगा। जी, ऐसी कितनी सीटें जहां पर प्रबल संभावना है कि वहां पर बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है बीजेपी को? सर, जैसे रायगांव सीट हो गई आपकी, रायगांव में भारतीय जनता पार्टी को नुकसान होगा। सतना सीट हो गई, सतना सीट पे भी भारतीय जनता पार्टी को नुकसान होगा। और नागौद सीट है, नागौद सीट में भी भारतीय जनता पार्टी को नुकसान होगा। तो ये जो अपने सतना जिले में है, सतना जिले में 3 सीटों में तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को नुकसान पहुंचाएगी। और बीजेपी की तरफ से बीजेपी की तरफ से इस नुकसान को होल्ड करने के लिए, रोकने के लिए क्या कुछ रणनीति अपनाई जा रही है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रति जो जनता का अभी वर्तमान में रुझान है, अगर अपन जनता की रुझान की बात करें तो जनता के रुझान में जनता परिवर्तन के मूड पे दिख रही है। जो क्षेत्र में जनता है उसका कहना है कि इस भारतीय जनता पार्टी 20 वर्षों से सत्ता में थी और 20 वर्ष का शासनकाल हमने देखा है, अब हम परिवर्तन करेंगे, परिवर्तन करेंगे। और परिवर्तन का मूड जनता का दिख रहा है, इसलिए। और कई भारतीय जनता पार्टी के नेता ऐसे हैं जो भारतीय जनता पार्टी से अंदर ही अंदर बगावत करके उसे खोखला करने में लगे हैं। लेकिन मेयर तो अगर देखें बीजेपी की सरकार में जिला बना है, तो क्या इसका फायदा बीजेपी को नहीं मिल रहा है यहाँ पर? देखिए, जिले की बात की जाए तो जिले का श्रेय अगर किसी को मिल रहा है मैहर में तो वो नारायण त्रिपाठी को मिल लेकिन रहा है। बीजेपी के बड़े बड़े नेता, खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कह रहे हैं कि देखिए, हमारे कार्यकाल में हमारी सरकार ने जिला बनाया मेयर को। शिवराज सिंह जैसे इसके पहले 2000 जी देवी जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? चलिए, लगता है हमारा संपर्क उनसे टूट गया है। हमारे साथ है शशिकांत कुशवाहा जी, मनोज पांडे जी लगातार जुड़े हैं। मनोज पांडे जी, आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? मनोज जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ, आवाज आ रही है। जी बिल्कुल बिल्कुल। मनोज जी, देखिए इस बार अगर देखें, कहीं ना कहीं अगर बीजेपी की स्ट्रेटेजी की अगर बात करें तो उन्होंने किसी के मुख्यमंत्री के चेहरे पर वो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। हर जगह ऐसा लग रहा है कि लोकसभा का चुनाव है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ा जा रहा है। इसका असर जनता में क्या जा रहा है? जो एंटी इनकम्बेंसी थी, क्या ये कम कर पा रही है स्ट्रेटेजी? क्योंकि बहुत सारे जगह यहाँ पर सांसदों को भी उतारा जा रहा है मध्य प्रदेश में, जो चुनाव लड़ रहे हैं, जो विधायक का चुनाव लड़ रहे हैं, मंत्री हैं। क्या इसकी स्ट्रेटेजी अगर बात करें हम सीधी में, इसकी सफल हो रही है? क्योंकि जो एंटी इनकम्बेंसी है, क्या मोदी के चेहरे लाने के कारण कुछ कमी दिखाई दे रही है आपको, या फिर इसका कोई असर नहीं हो रहा है? देखिए, इसका कोई खास असर नहीं है। सीधी की जो चारों सीटों की बात करें तो सर्वे रिपोर्ट में यहाँ की भाजपा की स्थिति कमजोर गई थी। इसको लेकर लगातार पार्टी संगठन द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं। आपको बता दूं कि कल यहाँ पे मोदी जी की सभा भी है। सीधी विधानसभा क्षेत्र से लगी हुई, शहर से लगे हुए क्षेत्र में बाईपास में उनकी एक सभा भी है, और उससे वो पूरे विंध्य की सीटों को साधने का प्रयास करने आ रहे हैं यहाँ पे। तो और सीधी में ही सांसद, जैसे मध्य प्रदेश में आपने बात की कि मध्य प्रदेश में सांसदों को उतारा है, तो उसमें से सीधी सीट है जहाँ पर सांसद को उतारा गया है।
तो इनको एंटी कमेंसी करने का प्रयास ये तो कर तो रहे हैं, लेकिन ये लाडली बहना योजना और शिवराज एक चेहरा यहाँ पे माना जा रहा है, और लोकल चेहरों पे भी यहाँ लोग जाते हैं। यहाँ पे भी लोगों के बीच में है कि आपका चेहरा भी देखते हैं, और विकास के मुद्दों को भी, स्थानीय विकास के मुद्दों को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। जनता जो है वो बेरोजगारी, क्योंकि यहाँ पे उद्योगों की उद्योग नहीं है, और स्वास्थ्य सुविधा नहीं है, उच्च शिक्षा के जो होनी चाहिए सुविधाएं वो भी नहीं है, लोगों को बाहर जाना पड़ता है पढ़ाई के लिए, स्वास्थ्य के लिए, रोजगार के लिए। तो इन सब मुद्दों को लेकर लोगों में नाराजगी तो है, भाजपा को लेकर नाराजगी तो है, इसलिए एक जो परिवर्तन की लहर है वो यहाँ पे भी है, में भी जिले के चारों सीटों में स्पष्ट रूप से नजर आ रही है। चलिए तो देखते हैं कि दोनों तरफ से, जो दोनों प्रमुख पार्टी बीजेपी कांग्रेस की तरफ से तमाम स्ट्रेटेजी अपनाए जा रहे हैं, किसकी स्ट्रेटेजी कारगर साबित होती है, ये तो मुझे लगता है रिजल्ट वाले दिन पता चलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का, विष्णुकांत त्रिपाठी जी, देवेश शर्मा जी, राजेंद्र गहरवार जी, शशिकांत कुशवाहा जी और मनोज पांडे जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे से स्वदेश विश्लेषण में शामिल होने के लिए और बहुत अच्छे तरीके से एनालिसिस करके बताने के लिए कि वहां पर क्या कुछ माहौल चल रहा है। स्ट्रेटेजी दोनों तरफ से अपनाई जा रही, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, मुद्दे भी तमाम है, दोनों तरफ से मुद्दे उठाए जा रहे हैं, खासकर विपक्ष की तरफ से तमाम तरह के मुद्दे उठाए जा रहे हैं, क्योंकि इस वक्त अभी सरकार यहां पर बीजेपी की सरकार की तरफ से अपनी जो कार्यकाल में उपलब्धि वो भी गिनाई जा रही है, और तमाम तरह की घोषणाएं की गई हैं अपने घोषणा पत्र में, चाहे वो बीजेपी की तरफ से हो चाहे वो कांग्रेस की तरफ से। अब देखना होगा जब 3 दिसंबर को रिजल्ट आएगा तो किसके सिर पर जीत का ताज सजेगा और किसको मिलेगी हार। इसी के साथ हमारे इस खास पेशकश स्वदेश विश्लेषण में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज। सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियो के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और YouTube पर जाकर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और ताजा तरीन अपडेट के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।